पुलिस के कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। न कल मैं डरी थी इस सरकार से और न आज डरती हूँ। आज भी मैं खुलेआम बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। जब जब जुल्म होगा तब तब एक नहीं 1000 इरम रिजवी पैदा होगी इस घंटाघर से। तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली पुलिस करना क्या चाह रही है। पुलिस वाला रोल तो कर नहीं रही है। पुलिस तो यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि एक तरीके से बिल्कुल कठपुतली है मुख्यमंत्री जी के हाथों की। ये छावनी जो आप अपने पीछे देख सकती हैं, इस छावनी को आप किस तरीके से देखती हैं? यही आपकी कर्मभूमि थी, यहीं से आपने आवाज़ उठाई थी। देखिए ये जो छावनी है ये इनका एक डर है, इन्हें खौफ है, हमसे खौफ हो चुका है इन्हें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर आकर बैठ जाएं। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर खड़े हैं। परिवर्तन चौक पे 19 दिसंबर 2019 को सीए एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना था, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। इस टकराव के नतीजे में शहर के कई इलाकों में आगजनी हुई और सार्वजनिक और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। इसके बाद रात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया गया है उनसे बदला लिया जाएगा। इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस का एक क्रैकडाउन हुआ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, और इस क्रैकडाउन के दौरान तकरीबन 1100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और 500 से अधिक लोगों का डिटेंशन हुआ। और हम आपको ये भी बताते चले कि जिन लोगों का डिटेंशन और गिरफ्तारी हुई उसमें नाबालिग लोग भी थे। इस पूरे सीएए के प्रदर्शन के दौरान तकरीबन 23 लोगों की उत्तर प्रदेश में जान गई। यह प्रदर्शन जनवरी 2020 में और आगे बढ़े, जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटाघर समेत प्रदेश के कई शहरों में महिलाओं ने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इरम जी, आप लोगों ने घंटाघर पे सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और अब यहाँ छावनी बना दी गई, किस तरीके से देखती है? काला कानून जो लेके आए थे सीए एनआरसी एनपीआर, तो उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था और हमारी सारी तमाम बहनों ने जो हिम्मत जो जज्बा दिखाया था, ये लाख यहाँ पे पुलिस बिठा ले या कुछ भी कर ले, अगर हमें करना होगा तो हम फिर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इन्होंने सीएनआरसी के मुद्दे को ख़त्म करा, कोरोना के नाम पे ख़त्म किया और 17 जनवरी को हमारी तमाम बहनें हम सब यहाँ बैठे थे और ये सोच के बैठे थे कि हमें इस बिल काले कानून के ख़िलाफ़ बैठना था, और उसको बखूबी हमारी तमाम बहनों ने बैठ के बहुत अच्छे से निभाया उस भूमिका को। ये जो पहरे बैठाले गए हैं आपके ऊपर, इसको किस तरीके से देखती हैं? क्या इससे आपके हौसलों पे क्या असर पड़ता है? देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कहती हूँ, मैं एक स्प्रिंग के मानिंद हूँ, जितना दबाओगे उतना उभर के आऊँगी। न कल मैं डरी थी इस सरकार से और न आज डरती हूँ। आज भी मैं खुलेआम बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। जब जब जुल्म होगा तब तब एक नहीं 1000 इरम रिजवी पैदा होगी इस घंटाघर से। देखिए, इस पे बात करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ये 19 दिसंबर को जो कुछ हुआ था उसमें भी पुलिस का रोल वाज़ेह है। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस में ये सामने आया है कि पुलिस ने भी किसी तशद्दुद, किसी बर्बरता में पीछे नहीं रही, उन्होंने पूरी कसर निकाली। अब 17 जनवरी 2020 से जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया घंटाघर से, उस वक्त में भी पुलिस ने तमाम तरीक़े से हम लोगों को प्रताड़ित किया। सब जानते हैं, कोयलों पर पानी डाला, वॉशरूम्स में ताले लगाए, हमारे कंबल लेकर के भागी। उसके बाद उनसे कंबल छीनने में गद्दे छीन रहे हैं, फिर खाने का सामान नहीं ले रहे, तो सब कुछ पुलिस कर रही थी। जाहिर सी बात है, पुलिस किसी सरकार के अधीन होती है, तो ये डिपार्टमेंट भी भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त अधीन है, जो रूलिंग पार्टी है। तो पुलिस ने जितनी ज़्यादा बर्बरता हो सकती थी वो की है, कर रही है। ऐसा नहीं है कि घंटाघर सिमट जाने के बाद, क्योंकि कोविड की वजह से हम लोगों ने उसको थोड़े दिनों के लिए जो है उसमें ब्रेक लिया था, उसके बाद भी उसका वही रोल चालू है, घरों से खींच के ले जाना। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना ही होगा ज़ैनब सिद्दीकी वाला मामला। तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली पुलिस करना क्या चाह रही है। पुलिस वाला रोल तो कर नहीं रही है। पुलिस तो यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि एक तरीके से बिल्कुल कठपुतली है मुख्यमंत्री जी के हाथों की। हमारा मकसद, हमारा आंदोलन है, हमारा मकसद एक क्रांति को लाना है। एक पर्टिकुलर जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम घंटाघर बैठे थे, वहाँ से उस घंटाघर को पूरी दुनिया ने जाना।
लेकिन अगर आज की तारीख में हमें आंदोलन की ज़रूरत पड़ जाएगी और अगर वो घंटाघर में हमें, पहले तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम घंटाघर पे ही इस आंदोलन को कंटिन्यू करें, लेकिन किसी वजह से अगर नहीं हो सकता है तो हमारे लिए बहुत सी जगह हैं, लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, हम कहीं भी कर लेंगे आंदोलन, लेकिन आंदोलन होगा इसका मैं वादा करती हूँ। उस्मा जी, आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया CAA NRC के लिए, आपको यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई कहा गया लखनऊ की, उसके बाद आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करना संभव नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर छावनी बदल दिया गया है पूरे इलाके को, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, जिस तरह से सरकार ने तानाशाही दिखाई है, आपको पता है कि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हम लोगों से ये बोला गया कि कोरोना आ गया है तो हम लोग यहाँ से उठ जाएं, पर हम लोगों ने अपने सैंपल छोड़ रखे थे यहाँ पर कि दोबारा हम यहाँ पर बैठेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर इन्होंने छावनी लगाई है, लेकिन जिस दिन हम सब महिलाएं चाह जाएंगे और मजबूती से निकल आएंगे तो हमें घंटाघर पर बैठने से कोई नहीं रोक सकता। CAA NRC के ये जो छावनी है, ये इनका एक डर है, इन्हें खौफ है, हमसे खौफ हो चुका है इन्हें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर आकर बैठ जाएं। तो इनका एक खौफ जायज़ है, हमारे लिए इनका खौफ जायज़ है, क्योंकि हम वो शक्तिशाली महिलाएं जिन्होंने यहाँ पर अपने खंबे गाड़े हैं मजबूती से, जो हम फतेह हासिल करने निकले हैं, जो CAA NRC के ख़िलाफ़ विरुद्ध प्रोटेस्ट करने निकले। आज भी हमारा जज्बा वैसा ही है और हम उस जज्बे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जिस दिन हमको लगेगा कि हमको घंटाघर पर बैठ जाना चाहिए CAA NRC के आंदोलन के विरुद्ध, और उस दिन हम बैठेंगे तो हमें कोई सरकार, कोई किसी तरीके की दबाव, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता। जो गलत है उसके विरुद्ध खड़े होना है, आवाज़ उठाना है, जुल्म के खिलाफ। औरतों का इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, औरतों का इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, घंटाघर की औरतों का इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गाड़ी ले आओ यार, गाड़ी ला, गाड़ी सेकंड बोल ये आंदोलन किस तरीके का आपको सड़क पे देखने को 19 दिसंबर को मिला? देखिए, एक तो ये था कि रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कमाल का था कि पहली बार लखनऊ में जब से हम लोग कर रहे हैं आंदोलन, पहली बार हमने देखा था कि लोग घरों से, दुकानों से निकलकर सड़कों पे आए थे और एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट था और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था। अचानक कहाँ से ये लोग आए हैं और ये आज भी मतलब मेरे समझ के परे है कि जब सेक्शन 144 लगा था और लगातार पुलिस लाठी भांज रही थी पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, तो क्यों एक तरह के कपड़े पहने हुए, ईंटें लिए हुए लोगों को वहाँ तक पहुँचने का फ्रीडम मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रशासन की संलिप्तता नज़र आती है इसमें। जिस तरह से उनका बिहेवियर था, जिस तरह से वो डील कर रहे थे सारे प्रोसेस से, उस तरह से यही लग रहा था कि वो सरकार की मंशा के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। वो चाहती नहीं है किसी तरीके का आप डेमोक्रेटिक राइट, जो आपका एक प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है, उसके तहत आप किसी भी कानून या किसी भी पॉलिसी का आप विरोध कर सकते हैं, वो आप असर्ट करें। वो आप घंटाघर या फिर चाहे किसी भी आंदोलन में वो आप उसको असर्ट नहीं करें। चाहे आप अगर आज का सिनेरियो देखेंगे तो आज तो आप GPO जैसे प्रोटेस्ट का प्लेस रहा है लखनऊ में, बहुत समय से रहा है, जहाँ पे लोग हमेशा से आकर के प्रोटेस्ट करते आए हैं, चाहे ये अम्बेडकर की प्रतिमा हो, चाहे गांधी जी की प्रतिमा हो, जो कि एक सिंबल है खुद ही एक बड़े प्रोटेस्ट का, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करना मुश्किल हो गया। असद भाई, 1 साल होने वाला है लगभग उस मूवमेंट को लेकर के, तो आज भी वो दिन अगर याद करता हूँ तो जहन में जो है एक खौफ सा पैदा होता। लेकिन हम लोगों ने जिस बुलंदी से आवाज़ उठाई वो एक संवैधानिक आवाज़ थी, लोकतंत्र की आवाज़ थी, जिसमें इस देश के मजलूम, शोषित और इस देश में जो धर्म के नाम पर जो रेखाएं खींचने का कार्य कर रहे थे, उन लोगों के लिए हम लोगों ने जो एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया कि यह देश संविधान से चलेगा, किसी और किताब से नहीं चलेगा। एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं कानून जिससे पूरा असम भुगत रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी ऐसे ही बहुत परेशान है,
लोगों को रोजी रोटी के संकट है, उस समय आप कागज़ जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे और लोगों की नागरिकता खतरे में आ जाएगी। और उसके चक्कर में तमाम लाल फीताशाही या तमाम अफसरशाही या जो छोटे स्तर पे लोग इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे, कितना करप्शन फैलेगा और इसकी ज़रूरत क्या है, ये सब सवाल हम लोगों के बीच में थे। और इसी बीच में अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल का 19 तारीख को शहादत दिवस आता है, लखनऊ में ही काकोरी कांड हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा उस दिन जो है हम लोग भाई इस कानून का जिस पे पूरे देश भर के लोग विरोध कर रहे हैं, हम भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। तो मुझे लाके उन्होंने पहले तो सड़क पे ही उन्होंने जब मुझे अरेस्ट किया है और तभी मारना शुरू कर दिया था सड़क पे ही। और मेरे साथ कई ऐसे प्रोटेस्टर्स थे जो कुछ देर पहले जो थे वो गांधी जी के भजन गा रहे थे, जो सारे जहां से अच्छा गा रहे थे, और कुछ देर के बाद नज़र आया कि उनकी दाढ़ियों से खून टपक रहा था, सर फट चुके थे। मेरे साथी पवन राव अंबेडकर थे, उनको चोट आई थी काफ़ी। तो इस तरह से फिर हम लोगों को सड़क पे ही पीटना शुरू कर दिया। आपने लगातार देखा होगा कोरोना की प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, सभासद के चुनाव में अमित शाह गृह मंत्री रैलियां कर रहे हैं, और संसद का सत्र नहीं होगा। 545 लोगों के बैठने की जगह नहीं है संसद में, वो कैंसिल करा जा रहा है क्योंकि संसद के अंदर डिबेट होगी। ये क्या हो रहा है? ये खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ये क्योंकि ये कानून बन चुका है, तो कानून को लेकर के हम लोग संवैधानिक रूप से इसकी जो है मुखालफत हम करते रहेंगे। और 19 तारीख को जो है एक वर्ष बीत जाएगा, तो इसको लेकर के हमारी चर्चा परिचर्चा भी रहेगी बौद्धिक समुदाय में। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो शासन सत्ता जिन लोगों के हाथ में है आज, उस शासन सत्ता को हमको जो है बाहर रखना पड़ेगा। इसको लेकर के हम लोग आने वाले समय में तैयारी करेंगे। 2012 में निर्भया कांड हुआ था, 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग सड़कों पे लगातार रहे थे। 2013 से लेकर 2018 तक लगातार लखनऊ में सा का हक नाम से लड़कियों की सिक्योरिटी और उनके अधिकारों के लिए बहुत बड़ा जलसा होता था, प्रदर्शन होता था। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हम सब लोग सड़कें जाम कर रहे थे, लड़ रहे थे। किसी ने हमको गद्दार कहा? देखिए, मूवमेंट तो जैसे जैसे उसी तरीके से आगे चलता, मूवमेंट कोई एक मूवमेंट आइसोलेशन में मूवमेंट नहीं है। हम सब एक ऐसी सरकार के शिकंजे में हैं जो किसी भी तरह लोगों को लड़ा के, लोगों का ध्यान बांट करके कॉरपोरेट के कब्जे में पूरे देश को दे रही है। बुनियादी चीज़ ये है स्ट्रक्चर। उनको कोई मतलब नहीं है एनआरसी से, उनको कोई मतलब नहीं है देश के ख्याल रखने से। अगर ऐसा होता तो 20,000 करोड़ रुपए की बनी बनाई बिल्डिंग तोड़ के नई बिल्डिंग नहीं बना रहे होते, जब खाना देने को पैसे नहीं है लोगों के पास। उनको ध्यान हटाना है। 10-10 रुपए की गैस बढ़ती थी तो हम लोग आंदोलन करते थे, पेट्रोल बढ़ता था। आज ही का सुबह अखबार उठाइए, 50 रुपए दाम बढ़ चुके हैं, कोई अब नहीं बोलता कि वो जान बचाएगा अपनी। अब बड़े मुद्दे आ चुके हैं, अब देश बचाना है। अब कौन गैस, रसोई और पेट्रोल के दाम पे बोलता है? तो ऐसे में किसान आंदोलन का मुद्दा भी 19 दिसंबर का मुद्दा है, एनआरसी का मुद्दा है, सीए का मुद्दा है, किसान आंदोलन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रेलवे को बेचने का मुद्दा है, सारे एयरपोर्ट बेचने का मुद्दा है, अडानी को, बीएसएनएल को बर्बाद करने का मुद्दा है, नवरत्न कंपनियों को बेच देने का मुद्दा है, भारत की गैस को बेच देने का मुद्दा है, जंगलों को साफ करके अडानी को दे देने का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे एक मुद्दे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।